हे गाइस, कैसे आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। एंड ये कोई व्लॉग नहीं होने वाला है, बेसिकली ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आइल्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो इसमें मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा एंड मेरी ये जर्नी है आइल्स एग्ज़ाम देने की और उसके बाद के रिज़ल्ट की, ये बहुत ही एडवेंचरस रही मेरे लिए और बढ़िया रही एक तरह से कह सकते हैं। एंड चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है 2 मंथ्स पहले ही। एंड मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था 4 सितंबर को एंड मेरा रिज़ल्ट आना तो 17 को चाहिए था, पर अनफॉर्चुनेटली वो आया 30 सितंबर को। तो ये कैसे हुआ, मतलब इसमें क्या रहा, क्यों ये लेट आया रिज़ल्ट, ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूँ कि मैंने अपना आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है 2 मंथ्स पहले ही। एंड जिसमें मेरे आए थे 7 बैंड्स, 8.5 इन लिसनिंग, रीडिंग में मेरे आए थे 6 बैंड्स, राइटिंग में भी मेरे 6 बैंड्स आए थे एंड 6.5 इन स्पीकिंग। सो मैंने एग्ज़ाम दिया था 4 सितंबर को एंड मेरा रिज़ल्ट आना चाहिए था 17 सितंबर को, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन रिज़ल्ट आया सही, पर मैं बताऊंगा आगे क्या हुआ था। और फिर मेरा ओरिजिनल रिज़ल्ट आया 29 सितंबर को। सो बताता हूँ क्या क्या मेरी जर्नी रही, मैंने कहाँ से करी आइल्स और मेरे को कितना टाइम लगा, तो सब मैं इस वीडियो में बताऊँगा। सो पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जब मैंने 12th में डिसाइड किया था कि मैं अब्रॉड जाऊँगा, कनाडा जाऊँगा पढ़ने के लिए। कनाडा 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 मैं जाना। फिर मैंने डिसाइड किया था कि 12th के जैसे ही एग्ज़ाम पूरे हो जाएंगे, 12th के बोर्ड्स ख़त्म होंगे, तो मैं आइल्स की प्रिपरेशन में लग जाऊंगा। पर अनफॉर्चुनेटली वो डिले होते गए, बोर्ड्स डिले होते गए एंड कोई अप्रूवल कैंसिलेशन का मिल नहीं रहा था गवर्नमेंट की तरफ से। सो फाइनली 2 जून को एक डिसीजन आया कि बोर्ड्स कैंसिल कर दिए गए हैं और हमारे मन में कुछ ऐसा चल रहा था। म्युनिसिपालिटी वाले ने घुटने टेक दिए, मैं नहीं मानता। और सचिन टिचकुले का झंडा लहरा दिया। फिर इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हम आइल्स करेंगे, अब अभी से ज्वाइन करते हैं, लेट नहीं करना चाहिए। पूरी प्लानिंग से मैं चल रहा था और प्लीज़ आप भी प्लानिंग से चलिए, क्योंकि टाइम का आगे कुछ पता नहीं लगता। फाइलिंग की प्रोसेस काफ़ी डिले हो सकती है, आगे कुछ भी कोई भी काम डिले हो सकता है, तो प्लीज़ पहले प्लानिंग लेके चलिए। एंड उसके बाद मेरे 2 दोस्त थे, हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम साथ में लगेंगे। और थैंक यू मेरे उस दोस्त को जिसने मुझे इतना अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवाया, तभी मैं आइलेट्स क्लियर कर पाया। एंड उसके बाद हमने 8 जून को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर ली। हम बढ़िया पढ़ रहे थे, बढ़िया सब कुछ चल रहा था, पर ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी बहुत तो दिक्कत रहती है, वो कनेक्ट नहीं बन पाता स्टूडेंट और टीचर के बीच में। तो हम फिर भी मैनेज कर रहे थे, क्योंकि कोविड रीजंस के कारण हम ऑफलाइन नहीं जा सकते थे, पूरा लॉकडाउन था गंगानगर में। तो हमने सोचा कि चलो जैसे भी है थोड़ा बहुत करते रहते हैं ताकि आगे जल्दी से एग्ज़ाम दे पाएँ। और मेरा एक फ्रेंड था, उन 2 फ्रेंड्स में से हम दोनों ने ये डिसाइड किया था कि हम तो अगस्त के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम दे ही देंगे। और हम लगे थे 8 जून को, जिसमें से 2 दिन तो हमने ट्रायल लिया था। और फर्स्ट मंथ तो बिल्कुल भी मैं सीरियस नहीं था, बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। मैंने रीडिंग तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था, बस मैं लिसनिंग ही करता था और थोड़ी बहुत वोकैब कर रहा था। तो उसके बाद जब हमने ये डिसाइड किया कि अगस्त के फर्स्ट वीक में तो एग्ज़ाम देना ही है, फिर भी मैं सीरियस नहीं हुआ क्योंकि था कि हो जाएगा, अभी तो 12th के कैंसिल हुए हैं, बोर्ड थोड़ी मस्ती मार लेते हैं। पर फिर मैंने सोचा कि थोड़ा पढ़ लिया जाए, पर फिर भी मैं नहीं पढ़ा तो इट्स अ जॉब, सॉरी। तो इसके बाद जब ऑनलाइन क्लासेस को हमारे 1 मंथ हो गया, तो हमें लगा कि हमारी प्रेपरेशन हो नहीं रही है ढंग से, घर पे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। कुछ घर में कभी ऑनलाइन स्टडी का माहौल बनता नहीं, को काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होती है, कभी पड़ोस मोहल्ले से आवाज़ आ रही है, कभी घर में कोई और काम चल रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उसके बाद हमने विनय सर को कांटेक्ट किया, जो कि मैं लगा था वे अहेड इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे पढ़ाते थे विनय सर।
और सर सो नाइस ऑफ यू सर, आपने हमारी आइलेट्स पास करवा दी। एंड उसके बाद जब हमने सर को कांटेक्ट किया तब सर ने बोला जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन आ जाएगी हम इंस्टीट्यूट खोल देंगे। एंड फॉर्चुनेटली 10 दिन बाद ही गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन आ गई कि आप 50% स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पे बिठा सकते हैं। तो सर ने बोला कि सर शिमला रहते थे तो सर ने कहा हमें कि आप लोग जाओ उधर, और हम सर के असिस्टेंट एंड पार्टनर थे अनुराग सर, आप उनसे आप कोचिंग लो थोड़ी सी एंड फिर सर भी थोड़े टाइम में आ जाएंगे। तो हमने सोचा कि हम तो ऑफलाइन ही जाएंगे, तो हम ऑफलाइन गए। एंड वो एक्सपीरियंस ही डिफरेंट था उस दिन का कि हम पहले तो मतलब ऑनलाइन क्लासेस में हम हार्डली 2.5 आवर्स टू 3 आवर्स पढ़ते थे, वहाँ पे उस दिन हमने पहले दिन लगाए 5 आवर्स, जिसमें भाई पहले तो हमने गई लिसनिंग, के बाद जब आई रीडिंग की बारी, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया। 40 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से लगभग बन रहे थे मेरे तो 13-14 बन रहे थे और कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो मैं बहुत ही डर गया, मैं क्या हमने तो अगस्त में पेपर देना था बट अब नहीं दे पाएंगे। सो मैंने कहा चलो प्रेपरेशन करते हैं, जब रेडी हो जाएंगे जब पेपर दे देंगे। सो मेरी प्रेपरेशन चलती गई, फिर फाइनली विनय सर आ गए। एंड विनय सर ने बहुत कवर अप किया, बहुत स्पीड बनाई। एंड उनकी वजह से मैं पूरा एक एक कॉन्सेप्ट समझ पाया, रीडिंग का, लिसनिंग का, राइटिंग का, स्पीकिंग का। उन्होंने मेरे रेगुलर इंटरव्यूज़ लिए जिसकी वजह से मेरी वोकैब तो एकदम स्मूथ हो गई थी। जहाँ पे मैं बहुत अटकता था पास्ट टेंस वगैरह में, वो बहुत ही स्मूथ हो गई थी। मैंने ESL पॉडकास्ट किए, मैं शाम को भी ट्यूशन जाता रहा और ऐसे करके मैं प्रिपेयर हो गया। तो फाइनली सर ने मेरे को बुलाया और कहा कि आर्यन यू आर रेडी, गो फॉर द एग्ज़ाम। तो मैं बहुत ही खुश हुआ उस दिन की, मैं क्या अब तो हम एग्ज़ाम दे देंगे और आइलेट्स क्लियर कर देंगे। बहुत ही कॉन्फिडेंस था मेरे को, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ बिलीव था। और उसके बाद में मैं 17 अगस्त की बात है, मैं सर के पास गया और मैंने अपना पेपर बुक किया 4 सितंबर के लिए। सो उस 17 अगस्त से मैं पूरी हार्ड प्रेपरेशन पे लग गया। मैं सुबह भी क्लास जाता, शाम को भी क्लास जाता, घर पे भी मैं होमवर्क करता, अच्छी तरीके से वोकैब की प्रैक्टिस करता। एंड विनय सर मेरे रेगुलर इंटरव्यूज़ ले ही जा रहे थे और मैं फुल रेडी हो रहा था पेपर के लिए। तो मेरे पेपर की डेट कुछ ऐसे आई थी कि इसमें आइल्स में क्या होता है कि 3 मॉड्यूल्स के लिए जो रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग है उनके लिए एक दिन एग्ज़ाम होता है और स्पीकिंग के लिए अलग से एग्ज़ाम होता है। तो मेरी 3 मॉड्यूल्स की डेट आई थी 4 सितंबर एंड उसके बाद मेरी स्पीकिंग की डेट आई थी 11 सितंबर की। सो वीक का गैप था, काफ़ी था। तो फिर एक बार मैंने जो स्पीकिंग पार्ट था वो थोड़ा सा लाइट कर दिया था, मैं बाकी 3 मॉड्यूल्स पे पूरा अपना फोकस बना के चल रहा था। एंड जब मेरे एग्ज़ाम का डे पास आता गया, 1 सितंबर की बात है, मैं बहुत ही नर्वस हो गया था कि मैं क्या एग्ज़ाम में अंदर अलग से ही एक डर कि यार अगर मैं पास ना हुआ तो मेरा क्या होगा। मैं बहुत ही डरा हुआ था। फिर धीरे धीरे करते करते 3 सितंबर आया, फुल प्रैक्टिस चल रही थी। एक दिन में मैं 17 आवर्स तक प्रैक्टिस कर रहा था। फिर उसके बाद मेरे को ये था कि मैं क्लियर कर जाऊंगा एग्ज़ाम, इतना मेरे को खुद पे विश्वास था। एंड पर डर भी लग रहा था। तो मैं विनय सर के पास गया कि सर मेरे को बहुत नर्वसनेस फील हो रही है। सर ने मेरे को बिठाया और अच्छी तरीके से मेरे को मोटिवेट किया कि आर्यन ये सिर्फ एक स्टेप है, आगे बहुत सारी हर्डल्स अपने को पार करनी है, तो तू अभी उम्मीद मत छोड़ एंड प्लीज़ पूरा मोटिवेट रहे और एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से क्रैक कर दे एंड तेरे 7 बैंड्स तो आने ही चाहिए। मैं क्या 7 बैंड्स वॉज अ बिग मैटर फॉर मी कि मैंने तो सोचा था 6.5 बैंड्स आ जाए, इट्स इनफ। बट फिर सर ने मेरे को टारगेट दे दिया था कि 7 बैंड्स तो लाने ही लाने हैं। एंड अनुराग सर ने भी मेरे को सेम बात बोली थी कि 7 बैंड्स तो आर्यन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके आएंगे ही। तो मेरे पे और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ती गई और मैं और डरता गया। पर सर ने मेरे को अच्छी तरीके से मोटिवेट कर दिया और मैं फाइनली पहुँच गया अपना एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम देने वाले दिन आप उसमें क्या होता है कि जैसे मेरा एग्ज़ाम था 12:15 का, तो उन्होंने रिपोर्टिंग टाइम रखा था 11:30।
तो मैं 11:30 मैं टाइम से पहले ही पहुंच गया, मैं 11 o'clock ही पहुंच गया उधर, जबकि वो जो लोकेशन थी एग्ज़ाम का हॉल था मेरे घर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर्स दूर था, फिर भी मैं जल्दी पहुंच गया क्योंकि उस दिन अलग सा ही डर कि यार मैं लेट ना हो जाऊं, कुछ हो ना जाए, तो मैं चला गया भाई उधर। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम पहुंचा, सभी एग्ज़ाम के लिए डरे हुए थे, पूरी क्यूरियोसिटी बनी हुई थी एग्ज़ाम में क्या आएगा, इजी आएगा, हार्ड आएगा। मेरा और दिमाग ख़राब हुआ, मैं क्या यार बस ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए फटाफट। उसके बाद फिर मैं गया अंदर, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने रजिस्ट्रेशन करा ली है, मैं क्या मैंने नहीं कराई, तो उन्होंने मेरे को ऊपर भेज दिया। उन्होंने मेरे से मेरा पासपोर्ट लिया, मेरा मतलब मेरे को वेरीफाई किया कि मैं आर्यन ही हूँ ऑफ कोर्स। तो उसके बाद उन्होंने एक पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी ली। प्लीज़ आप भी अगर जाए ना तो पासपोर्ट की एक कलर फ़ोटो कॉपी ज़रूर लेके जाना अपने साथ में, एंड ब्लैक एंड वाइट भी चलेगी पर आप कलर ले जाना। तो उन्होंने मेरे से साइन वगैरह करवाए, फिर मेरे को एक और जगह भेजा, एक और कैबिन में जहाँ मेरी फ़ोटो हुई। एग्ज़ाम के जो TRF टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म मार्कशीट पे जो प्रिंट होती है वो फ़ोटो हुई, एंड मेरे को उन्होंने अच्छी तरीके से वेरीफाई किया एंड मेरे को भेज दिया एग्ज़ाम हॉल की तरफ। एंड जब एग्ज़ाम हॉल की तरफ गए तो गार्ड ने मेरी चेकिंग करी, एंड चेकिंग में उन्होंने बोला कि फ़ोन सबमिट कराना पड़ेगा, वॉलेट सबमिट कराना पड़ेगा, जो आपकी बाइक की कीज़ है वो भी सबमिट करवानी पड़ेगी, एंड आप हैंकी भी नहीं लेके जा सकते अंदर। एंड तो फिर मैंने सब कुछ सबमिट करवाया। तो आप अगर जा रहे हैं, अगर आपका घर पास में है तो प्लीज़ ये चीज़ें या तो अपनी स्कूटी की डिग्गी में रख दें, अपनी बाइक में रख दें, या जिस भी व्हीकल में आप आ रहे हैं उसमें रख दें, क्योंकि वहाँ सबमिट में मिक्सिंग हो सकती है चीज़ों की। तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा केयरफुली लें। एंड फिर मैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर मेरी हुई एंट्री। सबसे मेरी ख़राब किस्मत वहाँ पे कि मेरी आई सबसे लास्ट सीट, और सबसे लास्ट सीट वो भी सबसे लास्ट रो में। एंड उसके बाद वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपकी लास्ट सीट आती है, सबसे पहले वो सीट कलेक्शन या तो फ्रंट से, सबसे फ्रंट से या फिर सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मेरी सीट सबसे पहले जाने वाली थी, ये मुझे पता था, तो मैं और भी नर्वस हो गया। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा देखिए। एंड उन्होंने वो वाटर देते हैं ड्रिंक करने के लिए, एंड आप वॉशरूम नहीं जा सकते पेपर के बीच में, पर आप जब भी जा सकते हैं जब पेपर चल रहा होता है, अदरवाइज़ जो 5-10 मिनट का बीच में गैप मिलता है मॉड्यूल्स का, आप उसमें बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो मेरे को ये भी था कि मैं वॉशरूम भी नहीं जा सकता। तो फिर स्टार्ट होता है पेपर, उन्होंने थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने कैसे कैसे शीट फिल करनी है, और उन्होंने मेरे को एक फॉर्म दिया कि अगर कोई एग्ज़ाम फॉर्म में करेक्शन आपने करवानी है तो आप देख लीजिए, कुछ गलत लिखा हुआ है आपकी मतलब मार्कशीट में, कुछ गलत प्रिंट हो के ना आए, उसके लिए आप पूरा ये देख लीजिए। तो मैंने उसको देख के वेरीफाई कर दिया और उन्होंने मेरे साइन करवा लिए। फिर मेरा उन्होंने पासपोर्ट वहाँ पे वापस चेक किया और उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। पहले आई लिसनिंग तो यार इतनी ज़्यादा ईजी लिसनिंग, पूरा बस मतलब जितने भी मॉड्यूल्स थे वो सारे पार। मुझे इतना तो विश्वास था मेरे 8 बैंड्स तो आ ही जाएंगे लिसनिंग में, और मेरे 8.5 आ गए। मेरे 9 भी आ सकते थे पर मैंने एक स्पेलिंग गलत कर दी थी तो मेरे 9 नहीं आ पाए। एंड उसके बाद जब आई रीडिंग तो भैया सबसे हार्ड मॉड्यूल मेरी तरफ से, मेरे को तो रीडिंग ही सबसे हार्ड लगी थी। तो रीडिंग जब आई रीडिंग तब उसने ऐसी तैसी कर दी मेरी। फर्स्ट पैराग्राफ इजी था, मतलब मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट प्लस। एंड उसके बाद जब सेकंड पैराग्राफ आया उसके बाद मेरी ऐसी तैसी हो गई। सही में मेरे को आंसर्स मिल ही नहीं रहे थे, मेरे को बिल्कुल ही नहीं मिल रहे थे आंसर। मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि ये होगा, मैंने फिर भी जैसे तैसे करके कुछ भी लिखा दिया उसमें। फिर थर्ड पैराग्राफ भी ठीक था, मॉडरेट लेवल का ही, वो भी मैंने कर दिया। रीडिंग बहुत हार्ड थी। उसके बाद आती है राइटिंग की बारी आई तो राइटिंग में तो मेरी बहुत प्रैक्टिस थी, मैंने पूरा अच्छी तरीके से उसको कर दिया। एंड फिर मैं पेपर देके बाहर आ गया। फिर उसके बाद मैंने बस एक ही चीज़ का मेरे को डर लग रहा था कि यार मेरे रीडिंग में 5.5 ना रह जाए, बाकी मॉड्यूल्स में पक्का था कि मेरे ठीक आ जाएंगे। फिर बस यही वेट थी कि अब स्पीकिंग का एग्ज़ाम है वो भी दे दिया जाए।
एंड फिर मैं स्पीकिंग का देने गया, वो था होटल विक्रम आदित्य, यहाँ पे जो 5 स्टार होटल है श्री गंगानगर में, वहाँ पे। तो मैं उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी, मैं जैसे तैसे करके वहाँ पहुँच गया एंड मैं वहाँ बैठ गया। वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा। मैं क्या यार ये क्या हो रहा है इधर, कोई है नहीं। फिर उन्होंने बताया कि वहाँ आपको उस हॉल में जाना। उस हॉल में बिल्कुल शांति, वहाँ 2 बंदे बैठे और एक बंदा आईडीपी का बैठा। तो आईडीपी वाले ने मेरे को बुलाया एंड उन्होंने मेरे से मेरा पासपोर्ट लिया, मेरे को वेरीफाई किया एंड मेरे को कहा कि आप वेट कर लीजिए। जब मैं वहाँ बैठा वेट करने के लिए, तो मेरी ऐसी तैसी हो रही थी। मैं क्या कि अब यार मैं स्पीकिंग का एग्ज़ाम कैसे दूंगा, मैं इंटरव्यू कैसे दूंगा, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं। कि प्रैक्टिस तो थी मेरी, पर फिर भी मेरे को लग रहा था मेरे को तो कुछ आता ही नहीं। तो उस दिन मेरे को लग रहा था कि यार मेरे स्पीकिंग में भी ना रह जाए। 20 to 25 मिनट्स के बाद मेरी टर्न फाइनली आ ही गई। तो मैं बहुत ही नर्वस था एंड जब मैंने वो रूम एंटर किया, जो एग्ज़ामिनर बैठा था उधर, उन्होंने मुझे बोला कि हैव अ सीट। मैंने उनको विश किया, गुड इवनिंग सर, एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट करी। पार्ट 1 क्वेश्चन बहुत ईजी थे। उन्होंने मेरे बारे में ही पूछा, मेरी मतलब मैं कहाँ से हूँ वगैरह, ये थोड़ा बहुत पूछा। उसके बाद जब पार्ट 2 और पार्ट 3 की बारी आई, जो मेरे मन में आ रहा था मैं वो बोल रहा था, क्योंकि मेरा वो चीज़ प्लानिंग से नहीं हो सकती कभी भी। कभी मैं लर्न करके कुछ नहीं आया था। जो मेरे मन में उस टाइम उस टॉपिक के बारे में आ रहा था मैं वो बोल रहा था। तो मुझे लगा चलो ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया, क्योंकि मैं कहीं भी अटका नहीं था। मेरे को लगा चलो स्पीकिंग का तो क्लियर हो गया। तो मैं बाहर आया, मैंने थोड़ी चैन की सांस ली एंड फिर भी बाहर बारिश हो रही थी। जैसे तैसे करके मैं घर पहुंच गया। घर पहुंचने में मुझे बहुत दिक्कत हुई। उस दिन बहुत एक्सट्रीम रेनफॉल हुई थी गंगानगर में एंड मेरे साथ थोड़ी ट्रेजेडी भी हो गई थी। ट्रेजेडी हो गई थी मेरे साथ। थोड़ा मेरा कार के टायर में दिक्कत आ गई थी। एंड उसके बाद जो अगले दिन थे, जब 11th तो डेट उस दिन हो ही गई थी, तो 17 तक का जो मेरा सफ़र था बहुत ही मुश्किल से जाता है कि यार बंदा यही सोचता रहता है मेरा क्या रिज़ल्ट आएगा, मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, मुझे एग्ज़ाम वापस देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। मेरे दिमाग में भी सेम वही चीज़ें चल रही थी। पर जो मेरे फ्रेंड्स थे और मेरे पेरेंट्स थे वो मेरे को बोल रहे ना तेरा रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा, तू पास ही होगा। मैं कहा चलो ठीक है देख लेते हैं। फिर फाइनली 16th की रात आई। सुबह सुबह 5 बजे रिज़ल्ट आता होता है, 5-4 इस टाइम रिज़ल्ट आ जाता होता है। तो उस रात तो भाई मेरे को थोड़ी बहुत ही नींद आई। मैं 3 बजे उठ गया सुबह, देखा रिज़ल्ट नहीं आया हुआ था। फिर मैंने 4 बजे देखा रिज़ल्ट नहीं आया हुआ था। फिर फाइनली मेरी आंख खुलती है 5:30 बजे और देखा तो आईडीपी का मैसेज आया हुआ था। सिस्टम जनरेटेड मैसेज था, तो आईडीपी लिखा हुआ था उसमें, पर मैसेज नहीं दिख रहा था मेरे को। सबसे पहले तो मैंने फ़ोन को रखा, फ़ोन को लिया और फ़ोन को रखा साइड पे। फिर मैंने लिया भगवान का नाम कि हमें पास करा दीजिए, मैं वापस पेपर देने की हालत में नहीं हूँ। फिर मैं गया अपने पेरेंट्स के पास, मैंने खुद भी मैसेज नहीं खोला। मैं क्या आपके सामने ही खोलूँगा। मैसेज खोला तो लिसनिंग में आई 8.5। मैं बहुत ही खुश हो गया। फिर उसके बाद रीडिंग, जिसका मेरे को सबसे ज़्यादा डर था कि मेरे 5.5 रह जाएंगे, उसमें मेरे आए 6। मैं कहा चलो और भी ठीक है। फिर जब देखा राइटिंग का 5.5, मेरे 5.5, मैं बिल्कुल शॉक हो गया। मैंने स्पीकिंग के तो मार्क्स देखे ही नहीं एंड उसके बाद मेरे को हो गया कि यार अब तो पेपर वापस देना पड़ेगा। बहुत तकलीफ हो रही है भगवान, आजकल सांस भी नहीं ले जा रही है मुझसे। मेरे लिए प्लीज एक इतना छोटा सा काम कर दो। इतनी ताकत तो मुझे कि मैं उसे बुला सकूं। एंड मेरे घर वाले बोलते कोई ना बेटा, कोई ना, कोई और रास्ता तो होगा इसको करने का। तो मेरे को ध्यान था कि EOR रीचेकिंग भर सकते हैं आइल्स के लिए, पर वो बहुत ही कॉस्टली बैठ जाता है अपने को। उसका कुछ 11,000 रुपीज़ लगते हैं। और मेरे पापा ने मेरे को समझाया कोई ना, अपने तो पूरा अपना 100% दे सकते हैं, वो तूने दिया अपना, अब
तू ये बता कि EOR भर सकते हैं क्या, इसकी रीचेकिंग भर सकते हैं? मैं क्या, हाँ भर सकते हैं, पर 11,000 कुछ रुपीज़ लगेंगे। पापा बोलते तू पैसे की टेंशन मत ले, तूने EOR तो भरनी ही भरनी है, चाहे कोई कुछ भी कहे कि नहीं भरनी नहीं भरनी, पर तूने भरनी है। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैंने अपने सर को कांटेक्ट किया कि सर प्लीज़ क्या मैं EOR भर सकता हूँ? सर बोलते कि मुझे विश्वास है तेरे 6 से कम तो आ ही नहीं सकते राइटिंग में, तो तू प्लीज़ EOR भर दे। तो फिर 2 दिन मेरे को और वेट करना पड़ा कि क्योंकि आइल्स की जो TRF है, टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म, जो आपकी मार्कशीट होती है जिसमें आपके बैंड्स लिखे होते हैं, आपको ये आई थी रिज़ल्ट के 2 दिन बाद, यानी 19 को, और बीच में 2 छुट्टियां भी आ गई थी, सैटरडे और संडे की। तो उसके बाद जैसे ही ये आई, वो 2 दिन मैंने बहुत मुश्किल से काटे। एंड उसके बाद जब वो आई तो मैंने फटाफट आते ही EOR के भर दी, अप्लाई कर दिया EOR के लिए। एंड उसके मेरे लगे 11,025 रुपीज़। मैंने सिर्फ एक मॉड्यूल के लिए भरा था, राइटिंग के लिए, क्योंकि मेरे को सिर्फ राइटिंग में ही डाउट था, बाकी में मेरे अच्छे थे। तो मैंने स्पीकिंग के बाद में देखे थे, जब मैं शॉक हो गया था। उसके बाद मैंने स्पीकिंग के भी देखे, स्पीकिंग में मेरे आए थे 6.5। मैं 6 एक्सपेक्ट कर रहा था, पर 6.5 आ गए। दैट्स अ गुड थिंग फॉर मी। तो उसके बाद EOR के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, मेरे 11,025 रुपीज़ लग गए। तो उसके बाद उसका कोई वो टाइम देते हैं 2 डेज़ से 21 डेज़, आपका कभी भी उसमें रिज़ल्ट आ सकता है। तो जो उसके बाद का फेज़ था मेरी लाइफ का, EOR भरने के बाद का, वो मेरा बहुत ही धीरे धीरे निकला, बहुत ही धीरे धीरे। मुझे लगा था मेरा मंथ तक तो रिज़ल्ट आना ही नहीं। अब मैं फिर वापस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में लग गया। मैं क्या रिस्क नहीं ले सकते कि अब तक EOR में मेरे मार्क्स ना बढ़ें। तो मैंने कहा ठीक है, और उसमें मैंने एक और रिस्क भी लिया कि अगर मेरे मार्क्स बढ़ जाते तो मेरे 11,025 रुपीज़ वापस आ जाते हैं, और अगर मार्क्स नहीं बढ़े तो 11,025 रुपीज़ नहीं आएंगे। तो पर वो यही बात है ना कि खुद की मन की तसल्ली के लिए बंदा पैसे नहीं देखता। फिर मैंने वो भर दी, क्योंकि मेरे को खुद पे सेल्फ बिलीव था और मुझे गॉड पे भी विश्वास था कि यार मेरे साथ कुछ अच्छा ही होगा। एंड सर ने भी बताया था कि यार आर्यन आपके कम मार्क्स आ ही नहीं सकते राइटिंग में। मैं कहा चलो भर देते हैं। तो फिर उसके बाद 9 डेज़ के बाद मैं वहाँ पे ट्यूशन में बैठा प्रेपरेशन कर रहा था। 9th डे था EOR भरने के बाद, एंड मैं पूरा टूट चुका था। मेरे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे लिसनिंग और रीडिंग में, क्योंकि सेकंड टाइम में पेपर देना ही नहीं चाहता था। मैं चाह रहा था कि 5.5 बैंड पे मैं फ़ाइल लगा दूँ, पर नहीं, मैंने फिर भी EOR भर दी। तो मैं शाम की क्लास में था एंड मैं अपने एक फ्रेंड के साथ बैठा था, करण। तो हम जस्ट वैसे ही मैंने लॉगिन करके चेक कर लिया कि देखते हैं EOR का रिज़ल्ट आया नहीं आया। तो वहाँ आया EOR सक्सेसफुल का ये मतलब है कि आपके बैंड स्कोर में इंक्रीज़ आया है। भाई मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, मैं वहीं पे नाचने लग गया। मैं क्या, अब तो हमने पार कर दिया। एंड फिर उसकी मेरे को मेल रिसीव हुई 2 दिन बाद, एंड उसी टाइम मैं विनय सर के पास गया। विनय सर अपने ऑफिस में बैठे थे। सर बोलते वाह मज़ा आ गया। एंड फिर मेरे बैंड हो गए 7, एंड ओवरऑल 7 हो गए। एंड फिर मेरे बैंड उसमें जिसमें राइटिंग में कम आए थे 5.5, उसमें मेरे हो गए 6 बैंड। एंड ये थी मेरी आइल्स की जर्नी, मैंने ऐसे क्लियर करी। इसमें यार बहुत सपोर्ट रहा मेरे पेरेंट्स का, मेरे टीचर्स का, मेरे फ्रेंड्स का, एंड खुद तो मैंने मेहनत करी ही है। एंड उसके बाद मैं थैंक्स कहना चाहूँगा विनय सर को फ्रॉम वे अहेड श्री गंगानगर। उन्होंने मेरे को इतना अच्छी तरीके से तराशा कि मैंने आइल्स क्लियर कर दिया। एंड उसके बाद मेरे फ्रेंड को बहुत बहुत थैंक यू, जिसने मेरे को ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवाया। मतलब धन्य करवा दिया मेरे को, वरना आइल्स मेरी इतने टाइम में पूरी होनी नहीं थी। एंड तो फाइनली मेरे को 3 मंथ्स का टाइम लगा अपने आइल्स क्लियर करने में। पूरा ये 3 मंथ्स का टाइम में मैं EOR वगैरह सब कुछ काउंट कर रहा हूँ कि मेरा मतलब रिज़ल्ट आ गया था 9 डेज़ बाद, तो सारा कुछ काउंट करें। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में मैंने आइल्स क्लियर कर दी। एंड तो मेरे को 2 मंथ्स हो चुके हैं आइल्स क्लियर करे, और आपको पता ही है इसमें मैंने प्रोसीजर्स सारे पूरे कर ही लिए हैं।
ऑलमोस्ट मेरे सारे प्रोसीजर पूरे हो गए हैं वीज़ा के लिए, अब वेट है तो सिर्फ वीज़ा की। एंड वो प्रोसीजर्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या क्या प्रोसेस रहती है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रहती है, जिस टाइप की नॉलेज मेरे पास है कि मैंने गैदर करी है नॉलेज, मैं वो आपके साथ भी शेयर करूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलेंगे यही और नई नई जर्नीज़ आपको बताता रहूँगा क्या रही, किस चीज़ में प्रॉब्लम आई, किस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आई, कोई क्या काम कितने टाइम में होता है, मैं पूरा बता दूँगा आपको। एंड पूरा आपको लेके चलेंगे अपने साथ तक कनाडा। तो प्लीज़ बने रहना इस चैनल पे। एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वीडियो प्लीज़ स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि जो EOR भरना चाहता है इस वीडियो वो के थ्रू देख के थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर करके भरे। एंड कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एंड कैलकुलेटेड रिस्क से कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड थैंक्स अगेन विनय सर एंड थैंक्स अगेन उस मेरे फ्रेंड को जिसने मुझे ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन कराया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।